अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असलान फारूकी। हम आपको माशरे के अच्छाइयाँ बुराइयाँ ख़बरों इन सब चीज़ों से आगाह करते हैं और साथ साथ ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी के अफराद से मिलाते हैं जो मुख्तलिफ प्रोफेशंस में अपना लोहा मनवा रहे हैं या स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर कामयाबी की तरफ गामज़न है या फिर एक प्रोमिनेंट फिगर है। तो इस वक्त जो मेरे साथ साहब मौजूद हैं मोहम्मद रेहान साहब, ये एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं जो बहुत ही नफीस और जिसको कहें कि कारीगरी पर मबनी है और ये शोबा कहलाता है कारचोबी का। इस जदीद दौर में भी इसकी क्या वैल्यू है ये आप लोग बेहतर जानते होंगे कि बड़े बड़े डिज़ाइनर्स अभी भी यही काम पे डिपेंडेंट है, इसी काम पे डिपेंडेंट है। और इसकी जो असल है, मैं इस कारखाने में जो बैठा हूँ वो यहाँ से शुरू होती है, इस अड्डे से। ये अड्डा कहलाता है, इस पे कपड़े को ताना जाता है और जो हमने आपको डिज़ाइंस दिखा रहे हैं ये देखें कितनी बारीकी से काम हो रहा है। और ये अगर आप बात की जाए तो लाखों रुपए में लाखों कीमत होती है एक ड्रेस की, लेकिन उसको जो शुरू होता है तो आप देखें कि कहाँ से ज़ीरो से शुरू होता है। तो रेहान साहब से बात करने का मकसद ना सिर्फ इनके काम के बारे में फोकस करना या उस पर बात करना, बल्कि इनके नज़रियात भी कुछ बहुत ही मुख्तलिफ किस्म के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। काम अपनी जगह है बेशक, लेकिन मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन वो रिजल्ट नहीं मिलता, जो अमाउंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलता हमें। और उसकी वजह से हालात मामलात इतने ख़राब हैं कि कारीगर से लेके हम खुद डिस्टर्ब रहते हैं। और दूसरी जानिब ये कपड़े जब आगे बिकते हैं या एक्सपोर्ट होते हैं तो ये कितने कितने के बिकते होंगे? ये क्या ये तकरीबन जैसे हमने अगर 50,000 रुपए का एक काम बनाया तो वो कम से कम भी 1.5 लाख रुपए का बेचेंगे। हम नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपके मुताबिक, और हमने भी जैसे कि देखा कि आप तो टॉप ब्रास के बड़े डिजाइनर्स के लिए भी काम करते हैं। हाँ, तो वो गालिबन तो 1.5 लाख के तो नहीं बेचते होंगे। नहीं, कम से कम भी 6 लाख 8 लाख 10 लाख ऐसे बेचते हैं। मतलब इसकी शुरुआत यहीं से होती है, मुकम्मल आप कंप्लीट हमें फैब्रिक देते हैं और हम इसमें हैंड वर्क करके और उन तक पहुंचाते हैं, बाकी सिलाई करके वो उसको डब्बों में पैक करके वो कस्टमर को देते हैं। उन टॉप ब्रास के जो डिजाइनर्स हैं उनके नाम नहीं लेंगे हम, कि कहीं वो ना ये समझे कि हम उनको प्रमोट कर रहे हैं या आपको कोई इस तरह की प्रमोशन के लिए, लेकिन उसमें से 4-5 हैं, कितने हैं जो बिल्कुल टॉप के हैं पाकिस्तान के डिजाइनर्स? गिनती कितनी है? कितने बड़े बड़े कितने लोगों के लिए आपने काम किया? कम से मैंने तो 8-10 लोगों के लिए काम किया। जो टॉप के डिजाइनर है पाकिस्तान के, टॉप के डिजाइनर है, उनका काम किया है। बाकी तो हैं तो बहुत सारे डिजाइनर। तो आपको और वो डिजाइनर हैं या वो कहते हैं कि अपना डिजाइन लिया और मेरे नाम से छाप दो, ऐसा? नहीं, ऐसे डिजाइनर तो नहीं है, क्योंकि क्रिकेट खेल वो क्रिकेटर है और खोल उसने बुटीक लिया, तो वो समझदार के लिए इशारा काफी होगा। ऐसे भी नहीं होगा जाहिर है। अच्छा, मेहनत तो हमारी होती है, नाम डिजाइनर का ही कहलाएगा। जाहिर है वो फ्रंट पे तो वही है ना, हम थोड़ी हैं। पाकिस्तान में कारचोबी का काम समझ लें हमारा विरसा है, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का ये विरसा है और बहुत ही कोई लिमिटेड लोग हैं जो इससे वाबस्ता है, लेकिन उनकी वेजेस बहुत कम है, उनकी तनख्वाहें बहुत कम है, उनकी अर्निंग बहुत कम है। वो कि ये चीजें जो बन रहे हैं, ये फनकारे जो बन रहे हैं, ये लाखों रुपए में बाहर ममालिक में जाके बिक रहे होते हैं। तो आप इसके सिलसिले में कुछ हुकूमत से अपील करें कि इसके लिए कोई ऐसी मराहत पैदा करें इस शोबे के लिए, इस शोबे से वाबस्ता लोगों को कुछ ऐसा सपोर्ट प्लान होना चाहिए, या आप लोगों को डायरेक्ट रिटेलर या फिर आप लोग डायरेक्ट जो है वो एंड यूजर तक अपना माल पहुंचा सके। हुकूमत से हम क्या बोलेंगे? हुकूमत ने हमारे हकूक नहीं दिए हुए, ना बिजली दिए, ना पानी दिए, ना गैस है कुछ भी नहीं। तो इस काम का क्या करेंगे वो बेचारे हमारा? यहाँ देख लो आप, गली के कोने पे इतना कचरे का ढेर लगा हुआ है, वो उठाने वाला कोई नहीं, तो ये क्या करेंगे? ये हम इतना काम करते हैं, हम 3 महीने की बच्चों की फीस नहीं दी है हमने, और बने हुए हम कारखानदार हैं, बड़े बड़े बुटीकों का काम बना रहे हैं। लेकिन बात ये है कि हम मेहनती लोग हैं, हमें खुददारी पसंद है, भीख मांगना पसंद नहीं है। तो हम भी यही चाहते हैं खुददारी से ही अपना आगे का चलाएं, लेकिन वो चलेगा कैसे जब तक हमारा मुल्क के हालात वो मामला सही नहीं होंगे तो नहीं बनेगी ये सेटिंग। ये मेरा ही मसला नहीं है, तकरीबन
ओवरऑल जितने भी लोग हैं आप उनके पास जाएंगे तो उनको बेचारे के पास यही होगा। धूल पीट रही है कि उन्होंने तो इकोनॉमी ठीक कर दी और लोगों के हालात बदल गए। अब जाहिर है अगर वो ये नहीं बोलेंगे, सच बोलेंगे, तो उनको जूते नहीं पड़ेंगे। तो सच कौन बोलता है? सच कोई नहीं बोलता। अगर जूते पड़ेंगे उसको जाहिर है झूठ बोलेगा तो आगे बात बनेगी ना, झूठ पे ही चल रहे हैं सारे मसले। पूरे पाकिस्तान, इस अड्डे के अलावा भी पूरे पाकिस्तान का तो मैं यही देखता हूँ कि एक से एक काम करने वाला, लेकिन उसकी कदर नहीं है, वो ये मुल्क छोड़ के बाहर जा रहा है, यही है। तो इसी तरह हमारी भी वही वैल्यू है कि हम पाए के कारीगर हैं, तारीफ अल्लाह की, लेकिन अच्छा काम करना जानते हैं, लेकिन इज्जत नहीं है। इस्लामी कानून आना चाहिए इस मुल्क के अंदर, जो मेरा अपना नजरिया है। बाकी तो तकरीरें तो सभी कर रहे हैं हमारे उलमा, लेकिन उनका भी एक ही फोकस होता है कि वो गरीबों को जलील करते हैं, अमीरों को जलील करते हैं। आपकी बात काट रहा हूँ, आप कह रहे हैं इस्लामी कानून आना चाहिए, इसका निफाज कौन करेगा? जिम्मेदारी किसकी है? जिम्मेदारी उलमाओं की है, क्योंकि आप फरमा के गए मेरे बाद वारिस उलमा है, लेकिन उलमाओं की जिम्मेदारी ये नहीं है कि वो बैठ के औरतों को जलील करें, गरीबों को जलील करें और अमीरों को जलील करें। ये जिम्मेदारी उलमाओं की है। अब इनको करना ये है कि ये तकरीरें नहीं करें। तकरीरें तो मैं जब से पैदा हूँ जब से सुन रहा हूँ। अब हमें ज़रूरत है अमल करने की। अब अमल क्या है? अब हमने क्या करा कि हमने छोड़ दी सियासत। अब जब सियासत छोड़ दी तो इस मुल्क में आए कौन? चोरी आए ना भाई। तो जब शरीफ आदमी घर में बैठा रहा तो आएंगे कौन? चोरी आएंगे ना। अब उन्होंने आके पूरा निजाम खराब कर दिया। आप जब तक गंदगी में उतरोगे नहीं ना तो गंदगी साफ नहीं होगी। नमाज, रोजा, हज और ज़कात और दिखावे की कुर्बानी, ये ईमान नहीं है। ईमान क्या है? ईमान की पहली निशानी कि बुराई देखो तो उसको ताकत से रोको, और दूसरी निशानी अगर ताकत नहीं है तो उसको जबान से रोको, और तीसरा दर्जा बताया कि दिल में बुरा जाना। अब इसमें जिसके पास ताकत है ना उसके पास यही ऑप्शन है, वो ताकत से ही रोकेगा। फिर उसके पास जबान का ऑप्शन नहीं है कि आप बोलोगे मेरे पास ताकत है मैं जबान से नहीं। और जिसके पास जबान का ऑप्शन है यानी कि वो हम जैसे लोग हैं, क्योंकि हमारे पास ताकत नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारे पास है। अच्छा, अब हम इस ऑप्शन को छोड़ के इस पे नहीं जा सकते कि दिल में बुरा जाने, क्योंकि हमारे पास सिर्फ जबान का ऑप्शन है, इसका नहीं। अच्छा, ये तीसरा ऑप्शन जो है वो ज़ईफ़ों के लिए है और लेडीज के लिए, क्योंकि अगर ज़ईफ़ आपको बुराई से रोकेगा ना, आप उसको एक धक्का दोगे वो गिर जाएगा, वो आपको रोक ही नहीं सकता। और लेडीज का आप जानते हैं कि वो कर ही नहीं सकती। लेकिन इस दौर में तो अगर बुरे को बुरा कहा जाए तो चाहे वो जवान हो या तो ताकतवर हो, उसके साथ क्या अंजाम हो रहा है ये तो आपको मालूम नहीं। ये बात बिल्कुल सही है। ये तो माहौल हमारा खराब, पूरा ही माशरा खराब हो चुका है। अब इसको यही तो है कि हमने असल जो चीज थी ना वो छोड़ दी। असल जो चीज थी हम वो छोड़ के और हम दूसरे कामों में लग गए, इसलिए पूरा माशरा बिगड़ गया। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार किसको मानते हैं? मैं तो जिम्मेदार, देखो वही दोबारा रिपीट करूंगा कि आप जिम्मेदारी देके गए उलमाओं को कि मेरे बाद वारिस उलमा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिम्मेदारी देके गए आप उलमाओं को, तो ये उलमाओं की जिम्मेदारी थी और किसी की नहीं थी। ये और सुधारेंगे कौन? ये नहीं सुधार सकते। सुधारेंगे दीन के ही लोग और नीचे के ही लोग सुधारेंगे, क्योंकि ये जो पैसा होता है ना, ये पैसा, ये जो ऐशो आराम होता है, ये आपको सही काम करने नहीं देगा। मैं बड़ा हैरान हूँ और बहुत ही एक आपके जो फहम और फरासत है, जो आप बात कर रहे हैं, ये आप उम्मीद रख सकते हैं कि एक शख्स जो इस पेशे से वाबस्ता है, जिसका सुबह शाम काम जो है वो कार चोरी से वाबस्ता है, लेकिन उसकी जिंदगी में जो हालात आए उसको उसने सोचने में मजबूर कर दिया कि उसने अपने नजरियात को दोबारा विजिट किया और फिर वो ये बात कर रहा है कि हम सब कुछ आजमा चुके हैं, कुछ नहीं बचा हमारे पास। तो ये जो आप इस वक्त जो हमारे हालात हैं, कस्बा कुर्सी का हाल है, उसको सही कैसे किया जाएगा?
صحیح ہمیں خود سیاست کرنا پڑے گی. اب میں نے اگر جو بھی تقریر کی ہے یا جو بھی آپ بات سمجھ لیں, اب اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ میں نے یہ کر دی تو یہ بس ختم ہو گئی بات, یہ لوگوں تک پہنچ گئی اور یہ قصہ ہو گیا ختم. اب اس کے لیے مجھے خود یا میرے دوست یا لوگ میرے ساتھ کھڑے ہوں اور سیاست میں حصہ لیں میرے ساتھ مل کے, تاکہ ہم اس معاشرے کا جو نظام ہے نا اس کو کوشش کریں, اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ, کوشش کریں اور اس نظام کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. کس طرح آپ کیا چاہتے ہیں؟ مطلب آپ کوئی میں تو یہ ڈھانچہ بنانے کے ارادے میں ہے, یا پھر آپ چاہتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ مل کے وہاں سے اصلاح کا کام شروع کریں, یا پھر لوگوں سے ملیں, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بھائی لوگوں سے ہی ملیں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے اور ان کو اس طرف لے کے آئیں گے کہ بھائی آپ سیاست کی طرف آئیں, کیونکہ اگر آپ سیاست چھوڑ دیں گے تو آپ کا نظام یہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا. کیونکہ آپ 75 سال سے یہی دیکھ رہے ہیں کہ تقریریں ہو رہی ہیں, بیان ہو رہے ہیں, لوگ آتے ہیں سیاست میں بھی آتے ہیں, لوگ اپنے معاملات کرتے ہیں, اور آج ہم قرضئی ہیں اور بھرپور قرضئی ہیں. اور ہاں اچھا, میرے نظریے سے جو میں سمجھتا ہوں, ایک سود لینے والا, دینے والا, سود کی لکھت کرنے والا اور گواہ, یہ جہنمی تو ہیں لیکن اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. اور جب انسان نے اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کر لی تو وہ مسلمان بچا, مسلمان ہی نہیں بچا. یہ میرا اپنا نظریہ ہے. آپ لوگوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں, حق کی تلاش کریں اور کوشش کریں کہ جو حق اور سچ پہ چلنے نا ان لوگوں کا ساتھ دیں, اور جبھی ہماری مشکلیں آسان ہوں گی, یہ معاشرہ جبھی سدھرے گا, ورنہ آپ کی آنے والی نسلیں سب برباد ہو جائیں گی اور ہو چکی ہیں. کیونکہ آج تو ہم روزی رزق یہ سب سے پریشان ہیں, سب کچھ بھی نہیں ہے ہمارے ہاتھ میں. اب ہمارے پاس جو عزت بچی ہے نا بھائی, وہ بھی نہیں رہے گی آنے والے دنوں میں. جو حالات ہو چکے ہیں, عزت بھی ہماری گئی.